करके अपनी प्रॉब्लम जो वो दुनिया से नहीं बता सकता, किसी से नहीं बता सकता, उसके लिए वो वहाँ आ रहा है। आपके थॉट और आपके परसेप्शन को सुनने के लिए नहीं आ रहा। मैं यहाँ प्रीच करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए बैठी हूँ और आपकी एनर्जी क्या बता रही है उसके लिए बैठी। चलत जुबान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहें सब कोई, इसको जरूर बोल के निकलना। अच्छा, तो ये क्यों बोल के निकलना, इसका क्या तात्पर्य है? हम इसको कैसे कनेक्ट करें आज की डे टू डे लाइफ से या मॉडर्न लाइफ है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म में भी मेरे गुरुदेव ने बोला है, आपकी वाणी आपका चिंतन चरित्र और भविष्य निर्माण करती है। कैसे करती है ना? जैसे ब्लैक कलर को अक्सर हम डार्क एनर्जी से डिपिक्ट करते हैं, रेड को बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी से डिपिक्ट करते हैं। कलर अपने आप में एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो मेजर अर्थाना चार्ट जितने भी होते हैं वो हमारे लाइफ में शादी कब होगी, करियर में क्या टर्निंग पॉइंट होगा, कब हम शिफ्ट होंगे, जो मेजर इंसिडेंट्स हैं उसको दिखाते हैं। रीडिंग कभी गलत नहीं आती है, मैं ये स्क्रीन पे बोल रही हूँ, रीडिंग गलत नहीं आती है। रीडर पढ़ ना पाए या आपकी एनर्जी, आप मुझे जैसे टेस्ट करने के लिए आए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो टाइम से शुरू हुआ है और टाइम हमारे ही पेरीफेरी में है। आपको यहाँ से दिल्ली जाने में आप अपनी एनर्जी को, अगर अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को ऊपर नहीं रखते हैं तो आप अपनी लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल माइंड से ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये अगर कोई कहता है कि टैरो रीडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर वो प्रोटेक्शन शील्ड में है तो फ़र्क नहीं पड़ता। गाइडेंस ले, प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस पे फोकस करें कि आपको रीडर क्या बताना चाह रहा है। आप एवरीथिंग, हमारे गुरुदेव ने बोला है, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, हर चीज़ में प्राण होता है, हर चीज़ में प्राण होता है, बस उसका रेशियो ऊपर नीचे होता है। हम में रेशियो ज़्यादा होता है तो हम चलते फिरते खाते हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर। आज हमारे साथ हैं प्रज्ञा मिश्रा जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर और योगा थेरेपिस्ट है। आज हम इनसे टैरो कार्ड के बहुत सारे राज खोलेंगे और उनसे मिलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप चाहे तो QR कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल का जो उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं के पास पहुंचे, जो कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सामाजिक दायित्व को निभाते हुए इस देश और समाज के लिए कुछ कर रही हैं, तो हम अधिक से अधिक उन महिलाओं तक पहुँचें और उनके कार्य को आप लोगों के समक्ष और उनकी स्टोरी को आप लोगों के समक्ष रख सकें। तो आप इसमें हमारा सहयोग करें और हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं प्रज्ञा मिश्रा जी से। वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा जी। बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे चैनल के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रज्ञा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक बहुत ही बड़ी टैरो कार्ड रीडर हैं और आप रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो सबसे पहले लोगों में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होता है कि ये टैरो कार्ड है क्या ये सच में सही रीडिंग देता है या फिर ऐसे ही है। तो पहले तो आप हमें ये, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि टैरो कार्ड होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और क्या इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है। टैरो कार्ड पहली बात तो कार्ड रीडिंग है, जिसमें 78 कार्ड्स के हेल्प के थ्रू हम किसी के एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस है। ओके ये एक गाइडेंस पे काम करता है। अभी जैसे हम इस रूम में बैठे हुए हैं, तो हर की एक फ्रिक्वेंसी है, आपके एयर की एक फ्रिक्वेंसी है। तो एयर है तो आप ये नहीं कह सकते कि साउंड नहीं आएगा, साउंड भी आ रहा है। और साउंड आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइट नहीं आएगा। तो हर चीज़ अपने अपने फ्रिक्वेंसी पे है ना। हमारा जो सटल बॉडी है या फिजिकल बॉडी है वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे है। उसी तरीके से एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी में टैरो कार्ड क्या करता है, सिंबल के माध्यम से, कलर के माध्यम से, नंबर्स के माध्यम से एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपके सबकॉन्शियस लेवल के एनर्जी को या फिर सबकॉन्शियस लेवल में आपके जो विचार हैं उसको रीड करके आपके सामने ला के रख देता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम एंग्शियस हैं तो एंग्शियस क्यों हैं, या फिर हमें अगर कोई परेशानी आ रही है तो क्या इस परेशानी के कारण हमारा थॉट पैटर्न है या फिर ये परेशानी रैंडम आ रही है। तो हमें एक ये प्रॉपर गाइडेंस देता है कि आप जो भी चीज़ अपने लाइफ में आप फेस कर रहे हैं या जिस भी करंट सिचुएशन में हैं उसके पीछे का कारण क्या है। वाह। तो जैसा कि आपने बताया कि ये हमारी फ्रिक्वेंसी को रीड करता है, तो टैरो कार्ड में क्या होता है कि जैसे मैं आपके पास आई तो
कार्ड कैसे, मतलब वो हमारी एनर्जी को रीड करेगा, या कभी कभी वो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी भी एनर्जी को रीड करे, तो ये हमें कैसे, इसमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? नहीं, जब भी एक टैरो रीडर जब आपकी कार्ड को रीड करता है तो उसमें मेन जो उसका फोकस होता है वो ये फोकस होता है कि वो आपकी एनर्जी को टैप इन करे। अपनी एनर्जी, उसके क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि उसको आप पता नहीं है कि आप आए हो तो कौन सा क्वेश्चन पूछोगे। आप करियर क्वेश्चन लेके आ रहे हो, लव रिलेशन क्वेश्चन लेके आ रहे हो, आप एंजल गाइडेंस लेके आ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास 2 रास्ते हैं या जो 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको मैं मतलब उसमें से कोई एक चुनूं, कौन सा सही होगा। तो ये मुझे नहीं पता, ये किसी भी टैरो रीडर को नहीं पता। जब आप आते हैं और आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रज्ञा जी मुझे ये बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं आपकी एनर्जी में टैप इन करूँगी, या फिर मैं आपकी एनर्जी को अपने इंट्यूशन के थ्रू उसके अंदर जाने की कोशिश करूंगी, है ना। जब हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तभी हम किसी न किसी चीज़ को चैनलाइज करेंगे, आपकी रीडिंग को चैनलाइज करेंगे, आपकी प्रेडिक्शन को चैनलाइज करेंगे, आपके गाइडेंस को चैनलाइज करेंगे, या आप सही जा रहे हो, इसी रास्ते पे चलते रहो। है ना। इसी ये एक डायरेक्शन है, उसको हम एक तरीके से आपको बताएंगे। इसमें एनर्जी मिक्स नहीं होती, रीडर की मिक्स होने का सवाल ही नहीं है। जैसे मैं आपके यहाँ आई और आपने मुझे 1 गिलास पानी का ऑफर किया, तो आप जब पानी डाल रहे हो तो आपको पता है ये आप नहीं पियोगे। हाँ, राइट। सब कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे पता है कि ये जो मैं गिलास का पानी, आप भी तो पी सकते हो। हाँ, है ना। हाँ। क्योंकि कमांड तो आपके हाथ में है, पानी आपका है, आपका ग्लास अभी आपका है। सेम तरीके से एनर्जी मेरी है, कार्ड भी मेरी है, बट मुझे समवेयर मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं है। राइट। है ना, ये क्वेश्चन आपका है। मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मेरे लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं। तो एनर्जी मिक्स कैसे होएगी? नहीं हो पाएगी। मैंने बोला ना, हर की अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। अभी मैं यहाँ गाना चला दूँ तो साउंड या लाइट, साउंड की वजह से लाइट धीरे नहीं बढ़ जाएगी कि भाई साउंड है तो लाइट कम हो जाए, नहीं। वो सब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। जब मैं टैरो कार्ड रीडर के लिए सबसे मुश्किल काम तब होता है जब वो किसी की रीडिंग दे रहा है और वो फ्रिक्वेंटली अपना क्वेश्चन चेंज कर रहा है। ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे अच्छा मैम छोड़ो इसको, ये बताओ। फिर क्या होता है कि मैं उसी में से कार्ड निकाल के नहीं बता सकती हूँ। मुझे फिर आपकी एनर्जी को चेंज करना होगा। आप अभी लव रिलेशन से, ये नॉर्मली बहुत सारे टैरो कार्ड मुझसे रीडर जो हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे। अभी आप नॉर्मली आपका करियर कार्ड निकाल रहे थे, राइट। आपने बोला अच्छा छोड़ो मैम इसके बारे में नहीं जानना, मुझे गाइडेंस चाहिए या लव रिलेशनशिप के बारे में बता दीजिए। तो मुझे फिर शफल करना पड़ेगा। मुझे आपका डिटेल फिर से, मैं बोलूँगी एक बार फिर से अपना नाम ले लीजिए और डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए, तो कि ताकि आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाए फिर से। तो हम आपकी ही रीडिंग में आपकी एनर्जी मिक्स ना हो उसका ध्यान रखते हैं। अपनी एनर्जी तो मिक्स ही नहीं कर सकते। वाह, वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। तो मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि जैसे जब हम फ्रीक्वेंट क्वेश्चन चेंज करते हैं तो उसकी वजह से भी मतलब वो फिर से आपको एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है। ओके, इसमें तो फिर जैसे हम अभी लव के बारे में पूछ रहे हैं, अभी करियर के बारे में पूछ रहे हैं, और फिर अभी मतलब कुछ और भी प्रॉब्लम के बारे में पूछें, तो मतलब हमें जब भी टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहिए तो हमें एक थॉट ऑफ जो भी हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो लेके जाना चाहिए। इट्स नॉट कि हमें पूरे सारे क्वेश्चन। बहुत जरूरी है कि जब भी आप टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग ले रहे हैं, पहला तो है कि आप रिसेप्टिव रहो, है ना। आप जो आपके जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि मैम मुझे बोले यही आंसर होगा। लव रिलेशनशिप में मेनली कि मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं आएगा, मैम बोल दे हाँ आ जाएगा, है ना। सो वो एक क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करके आते हैं। तो पहली बात तो उनको ये होना चाहिए कि वो रिसेप्टिव रहें, जो आंसर आ रहा है उसको अडाप्ट करें, ना कि वो अपनी चीज़ें नहीं मैम एक बार फिर से देखो। ऐसा नहीं होता। एक क्वेश्चन का कार्ड का रीडिंग एक ही बार होती है, और जो आंसर आ गया आपको वो लेना चाहिए। आप किसी को नहीं बोल सकते कि नहीं मैम एक बार फिर से देखो, है ना। उसी तरीके से जब आप किसी रीडर के पास जाते हैं तो रिसेप्टिव होने के साथ साथ आप ये भी समझिए कि आप किस जॉनर के लिए आप जा रहे हो। आप अगर करियर के लिए जा रहे हो तो करियर के ही क्वेश्चन पूछो, और एक थोड़ा सा ब्रेक लेके कि हाँ सब
जब सब करियर का सारा क्वेश्चन हो गया, फिर बोलो मैम मुझे अब लव रिलेशनशिप के लिए पूछना है, क्योंकि बार बार एक एनर्जी में टैप इन करना फिर दूसरे एनर्जी में टैप इन करना, ये थोड़ा हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो होता है लेकिन हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। सो नाउ आई एम क्लियर कि मतलब जब भी हम टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं, या व्यूअर्स जब भी आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं, तो आप अपना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक पर्टिकुलर पार्ट से जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो क्वेश्चन लेके जाएं, मिक्सिंग ना करें। हाँ, राइट, मिक्सिंग करने से उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है ना। एक बार आप सैड हो रहे हो, एक बार आप लव रिलेशनशिप में सैड हो गए, आप करियर में होप में चले गए, तो आप पॉजिटिव एनर्जी में चले गए कि होप है कि वहां पे मेरी को जॉब लग जाएगी, तो ये ना आपकी ही एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो हमारे कार्ड तो शिफ्ट होंगे। वाओ। तो मैम जैसे कि ये तो हुआ कि हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही लेके जाना चाहिए, बट कुछ ऐसा भी है क्या कि हमें जब टैरो कार्ड रीडर के पास हम जा रहे हैं तो उसके पहले हमें कुछ प्रिकॉशन लेना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रिसेप्टिव रहिए। जो गाइडेंस आपको मिल रही है या फिर जो आपको बताया जा रहा है कि देखिए आप ये रास्ता आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मानिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैम कोई बात नहीं हो जाएगा, हाँ मैम मुझे पॉजिटिव ही सारा आंसर दीजिए, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है और नहीं होता है। सो प्लीज़ इसका वो फॉलो कीजिए। अच्छा, और जैसे मैंने सुना है कि जैसे जब भी हम टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं तो हमें पहले स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तो क्या इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है या फिर इससे रीडिंग? देखिए, आप जितनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, ऑब्वियसली आप उतनी जल्दी कॉस्मिक एनर्जी से आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। नहीं तो अगर नॉनवेज खा के या ऐसा कोई कंपल्शन, पहली बात ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट हाँ एडवाइजेबल है कि आप अगर थोड़ा सा एक दिन पहले या एक रात पहले अगर सुबह जा रहे हैं तो आप थोड़ा सात्विक भोजन करें, अच्छी नींद लें, गैजेट के साथ ना रहें, तो आप बेटर तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे कॉस्मिक एनर्जी से, और फिर आपकी रीडिंग एकदम एक्यूरेट आ सकती है। तो कि हमें जब भी जाना है टैरो कार्ड रीडर के पास तो हमें कोई भी मतलब उसके पहले अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना, लाइक हमें कोई ड्रिंक नहीं लेना है, चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको चाहिए, क्योंकि पूरे हमारी बॉडी, हमारी आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुड नॉट। हाँ, बट तो ऐसे में ऐसा भी हो सकता है ना रीडिंग गलत आए? देखिए, रीडिंग गलत नहीं आती है, रीडर पढ़ नहीं पाता है, वो हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। रीडिंग कभी गलत नहीं आती है, मैं ये स्क्रीन पे बोल रही हूँ, रीडिंग गलत नहीं आती है। रीडर पढ़ ना पाए या आपकी एनर्जी, आप मुझे जैसे टेस्ट करने के लिए आए हो कि देखते हैं मैम सही बोलती है या नहीं बोलती है। आपकी शादी, मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। उनकी शादी हुए 10 साल हो गया और उनका क्वेश्चन था कि मेरी शादी कब होगी, तो मैंने बोला आपकी शादी तो नहीं हो सकती। उन्होंने गलत डेट ऑफ बर्थ बताया था, वो 40 साल के थे, वो 25 साल का डेट ऑफ बर्थ लेके आए थे। तो ऐसे में आपकी रीडिंग बिल्कुल ही गलत होगी ना। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप आज तो गूगल पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है, आप पूरा का पूरा रेकी करो, आप देखो सही है या गलत है। नहीं समझ आ रहा मत लो रीडिंग, लेकिन जब आप ले रहे हो रीडिंग तो पूरी रिसेप्टिवनेस के साथ जाओ, क्योंकि आप एक गलत क्वेश्चन पूछोगे फिर बोलोगे मैम ने गलत बताया। अब यहाँ गलत क्वेश्चन है तो आंसर भी गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वो है। बहुत ही अच्छे से बताया प्रज्ञा जी आपने। तो प्रज्ञा जी आपने जैसे बताया कि कॉस्मिक एनर्जी जो होती है वो हमारी डिस्टर्ब होती है, तो ये कॉस्मिक एनर्जी क्या है और इसका टैरो कार्ड रीडर से कैसे ये रिलेट करता है? देखिए, हम जो काम कर चुके हैं, जो करते हैं और जो करने वाले हैं, ये तीनों ही घट चुकी होती है हमारे थॉट में, हमारे माइंड में, है ना। हम जो काम कर चुके हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्मिक में है। हम जो काम कर रहे हैं उसको हम प्लान किए हैं, तो कहीं ना कहीं हम थॉट लेवल पे या फिर सबकॉन्शियस लेवल पे उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। जो करने वाले हैं उसको हम प्लान कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हम उसको सबकॉन्शियस लेवल पे कर चुके हैं। सो जिसको कहते हैं ना कि ऊपर के लेवल पे, जब कॉस्मिक एनर्जी में आप, हीलिंग में भी यही बात बोली जाती है कि कॉस्मिक एनर्जी में जब आप जाते हैं तो वहाँ ना तो पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, ना प्रेजेंट होता है ना। वहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो टाइम से शुरू हुआ है, और टाइम हमारे ही पेरीफेरी में है। आपको यहाँ से दिल्ली जाने में ट्रेन से जाइएगा तो 2 दिन लगेंगे, फ्लाइट से जाइएगा तो 2 घंटे लगेंगे, पैदल जाइएगा तो 2 महीने 2 साल भी लग सकते हैं। तो टाइम तो कुछ है ही नहीं। अगर इस आइडियली से देखा जाए तो टाइम क्या है?
डिस्टेंस, Depends, सेम हाँ। डिस्टेंस आपने डिफरेंट टाइम जोन में कवर किया। या डिफरेंट तरीके से ट्रेवल। हाँ, डिफरेंट, आपका तरीका चेंज हुआ तो टाइम चेंज हो गया ना। राइट, या करेक्ट। टाइम चेंज हो गया, तो टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो सब आपका प्रकृति में नहीं होता है। प्रकृति इतना हमारे लिए ही हमने बनाया है ये टाइम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जब आप कॉस्मिक में होते हैं तो हमने जैसे प्लान किया कि आज हम बैठ के बात करेंगे, तो हम प्लान कर चुके थे, तो ऑलरेडी ये घटना घट चुकी है कहीं सटल में, है ना। अभी आपने ये प्लान किया होगा कि इसको मैं अच्छे से, इस बात को मैं सोशल मीडिया पे लेके जाऊंगी, ये भी घट चुकी है। अच्छा, ठीक है। और इसके पहले आपने जो काम किया था वो तो ऑलरेडी घट चुकी है, आप समझ रहे हो। सो ये सारी घटनाएं जो आपकी है प्रकृति में घट गई है। अब आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो। अभी मुझसे कोई कहेगा कि मुझे ये बताइए मैम, मुझे 2 जगह से इंटरव्यू कॉल आई है और मुझे 2 जगह में कहाँ पे मेरी जॉब लग सकती है, विच इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट। तो मैं बोलूँगी कौन कौन से कंपनी से आई है, वो कंपनी के नाम बताएंगे, फिर एनर्जी चेक करेंगे, मैं बोलूँगी इसमें आ सकती है, इसमें नहीं आ सकती है, बिकॉज उसकी तैयारी उसने बहुत अच्छे से की होगी, या फिर वो जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है उनके पास, उनके पास वो, ये इंटरव्यू के पास वो जो प्री डिसाइडेड है, अब वो जो है उसकी एक एनर्जी है, राइट। तो अब वो हम उनसे जब पूछते हैं कि तो वो प्री डिसाइडेड है जो इंटरव्यू के पास जो क्वेश्चन है, सो हम उसकी एनर्जी में टैप इन करते हैं और देखते हैं कि कौन सी एनर्जी इनसे ज़्यादा मैच कर रही है, या इनकी एनर्जी से ज़्यादा फ्रेंडली है। तो उस कंपनी की एनर्जी ज़्यादा मैच कर रही है, उसके क्वेश्चंस को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगी, या फिर उनको ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल हो पाएंगी। इस कंपनी में शायद उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल नहीं हो पाएंगी, राइट, अंडरस्टूड। तो उसके हिसाब से हम बताते हैं कि आपका इस कंपनी में ज़्यादा चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको अगर सरल भाषा में समझाऊँ तो एक बच्चा बहुत पढ़ रहा है, एक बच्चा थोड़ा पढ़ रहा है, नहीं भी पढ़ रहा है, आप आसानी से बता दोगे कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। रिजल्ट तो आया नहीं, एग्ज़ाम भी हुआ नहीं, बट क्रियामाण कर्म, जो क्रियामाण कर्म होता है, जो अभी का प्रोसेस चल रहा है, उसमें ही टैप इन करके आपने बता दिया कि इसके मार्क्स अच्छे आएंगे, इसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जबकि एग्जाम भी नहीं हुआ है। हाँ, बस हम ये देख रहे हैं कि एक बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, हाँ, और दूसरा नहीं कर रहा है। तो ऑन दैट अभी IAS IPS या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्या बोलते हैं, आपको 20 से 22 घंटे पढ़ने होंगे अगर आप पास करना है। किसने डिसाइड किया ये 20 से 22 घंटे? जिन्होंने किया उन्होंने बताया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो कर चुका है उस एनर्जी में हमने टैप इन करके बताया कि 20 से 22 घंटे आप पढ़ोगे तो आप ये पास, क्रैक कर जाओगे ये एग्जाम्स। सो सेम ये टैरो जो है एक प्रिडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस है। सो इसको गाइडेंस की तरह लिया कीजिए। ओके, हाँ। तो प्रज्ञा जी, जैसे कि आप मतलब ये वर्ड मैं बार बार सुन रही हूँ कि टैरो कार्ड जो है वो एक गाइडेंस है, तो आप इसे गाइडेंस क्यों कह रही हैं, और क्या ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, या फिर ये करेंट ओनली 1-2 मंथ जो आगे चीज़ें होने वाली होती हैं उसके बारे में बताता है? देखिए, ये लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन नहीं करता, ये 1 से 2 साल का प्रिडिक्शन दे सकता है, मैक्सिमम 5 साल टाइम पीरियड हम 5 से 10 साल का दे सकते हैं कि 5 साल बाद आपका ये होगा या 10 साल बाद होगा। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि हम अभी के आपके कर्म पे, कि जिसको हम क्रियामान कर्म करते हैं, अभी जो आप कर रहे हैं या जिस एनर्जी में आप ड्वेल कर रहे हैं उस एनर्जी से हम प्रिडिक्शन देते हैं। तो अभी जैसे आप कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए कि मैम CA बनूं या डॉक्टर बनूं, राइट, हाँ, है ना। तो आप अभी किस एनर्जी में ड्वेल कर रहे हैं, तो बेटर आपने मान लीजिए बेटर प्रिपरेशन CA की है, तो आप आगे चल के CA बनिए। बट 5 साल बाद 10 साल बाद आपका CA में एज अ करियर कैसा होगा, तो मैं ऐसे बोलूँगी कि देखिए आपकी प्रिपरेशन CA की बहुत अच्छी है, लेकिन 5 साल बाद हो सकता है आपको इस प्रोफेशन में स्ट्रगल करना पड़ जाए। डॉक्टर की आपने प्रिपरेशन उतनी अच्छी की नहीं है, बट 5 साल अगर आपने अभी मेहनत की और आपने डॉक्टर के एंट्रेंस को निकाला और आपने उसको पास किया, तो आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में 5 साल बाद 10 साल बाद यू विल बी फ्लोरिशिंग, है ना। तो ये इसमें मैंने प्रिडिक्शन कम और गाइडेंस ज़्यादा दिया, इसीलिए ये प्रिडिक्शन के साथ गाइडेंस है।
अच्छा, इसलिए आप इसे बार बार गाइडेंस कह रही हैं Yes. कि गाइडेंस, क्योंकि हम दोनों ऑप्शन को आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट वे में रख देते हैं कि देखिए आप अगर ये रास्ता चुनेंगे तो आप कहाँ जा रहे हो, और अगर ये रास्ता चुनेंगे तो कहाँ जा रहे हो। वाह, तो मैम ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये बताइए कि ये मतलब कोई भी सीख सकता है या फिर ये कोई बॉर्न गिफ्टेड होता है? नहीं, देखिए 78 कार्ड्स होते हैं, कोई भी सीख सकता है। कार्ड्स की ट्रेनिंग आप कहीं से भी ले लो, लेकिन इंट्यूशन पे खासा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज आप किसी की एनर्जी में बार बार टैप इन कर रहे हो। उसके लिए आपका इंट्यूटिव होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी एनर्जी का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं गायत्री साधना करती हूँ, मैं खुद फील करती हूँ अगर एक दिन मेरी गायत्री साधना छूटती है तो मेरी एनर्जी कहाँ चली जाती है। तो आपको समय के साथ हो सकता है आपको उसका मीनिंग ज़्यादा बेहतर समझ में आए कार्ड का, बट इंट्यूटिव होना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है, जप है, फास्टिंग भी है। अच्छा। तो आप उन सब में अगर ज़्यादा जाते हैं तो आप ज़्यादा इंट्यूटिव ज़्यादा होते हैं, तो कार्ड्स को बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। सीख तो कोई भी सकता है, सीख कोई भी सकता है, बट हमें इंट्यूटिव के लिए आपको कीप ऑन प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी। ओके प्रज्ञा जी, जैसे आप बता रही हैं कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब हमें टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जाना है तो हमें उसके पहले कुछ ड्रिंक नहीं लेना, अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है, सात्विक रखना है। तो वैसे ही एज ए टैरो कार्ड आपको भी तो आप टैरो कार्ड रीडर जो रीड कर रहा है उसको भी तो अपनी एनर्जी को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिपेयर करना पड़ता होगा अपने आप को। बिल्कुल प्रिपेयर करना पड़ता है। आप अपनी एनर्जी को, अगर अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को ऊपर नहीं रखते हैं तो आप अपने लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल माइंड से ऊपर नहीं जा पाएंगे। वो इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल माइंड से ऊपर ही एनर्जी के माइंड में आप जाके टैप इन करते हो, तभी आप किसी की एनर्जी को रीड कर पाते हो, है ना। तो उसके लिए आपको खुद जब आप रीडिंग में बैठते हैं उससे पहले आप मेडिटेट करते हैं, थोड़ा पानी अपने आप को हाइड्रेट करते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि आप जब किसी को रीडिंग दे रहे हैं, चाहे वो, क्योंकि रीडिंग कभी कभी बहुत ही नेगेटिव आ जाती है, तो आपको एकदम अपनी एनर्जी को शांत रख के, ताकि सामने वाले को की एनर्जी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। कितनी भी एनर्जी नेगेटिव रीडिंग नेगेटिव हो, हमें उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ भेजना है। है ना। हम किसी का होप नहीं छीन सकते। तो उसके लिए आपको भी मेंटली प्रिपेयर होना होता है। आप पॉजिटिव माइंड सेट में रहेंगे, आप कॉस्मिक एनर्जी के तरफ रिसेप्टिव रहेंगे, तब आप उसकी एनर्जी में जब टैप इन करेंगे तो जो भी रीडिंग आएगी आप चाहेंगे कि वो कुछ पॉजिटिव ही लेके जाए वहाँ से, है ना। तो हमारा तो प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैम जैसा कि एज ए टैरो कार्ड रीडर आपको भी बिल्कुल प्रिपेयर रहना पड़ता होगा हर टाइम, हमेशा प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। हम एक दिन भी उसमें गैप नहीं दे सकते। अपनी मेडिटेशन में, अपनी साधना में हमें एक दिन का भी गैप, मैंने पर्सनली फील किया है, बहुत इम्पैक्ट देता है। हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं है सामने वाले को किस एनर्जी के, मैंने जैसे आपको बताया, कोई आपको जज करने के लिए आ रहा है, या फिर कौन किस एनर्जी से आ रहा है आपके साथ, और आपको उसके बाद किसी और को भी देखना है। है ना। अभी एक जना तो नहीं आ रहा, सिर्फ एक पर्सन तो नहीं आएगा आपके पास, अभी उसके बाद दूसरे भी आएंगे। तो अब वो तो बहुत इनोसेंट एनर्जी के साथ आ रहा है, बट ये हो सकता है कि आपको इनकी एनर्जी थोड़ी गड़बड़ हो, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि आप भी प्रोटेक्टेड रहें। आप जब घर जाएं तो आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, है ना। कभी ऐसा भी होता होगा ना कि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हो और सामने वाली की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग आ रही हो, तो फिर आप खुद भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो? एकदम हो जाता है। मैं एक बहुत ही रिनाउंड ऐप पे काम करती थी और 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा रीडर्स क्लाइंट्स देख चुकी हूँ मैं। उस ऐप में मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी तेज थी कि कभी कभी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती थी, है ना, कि मेरा थ्रोट काम करना बंद कर गया था। एकदम मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी, क्योंकि आप एक दिन में 10-12 लोगों के एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। कोई किसी कोई किसी एनर्जी में, किसी और एनर्जी में, तो इतने सारे लोगों के उसमें करने में आपको बहुत इम्पैक्ट। ये अगर कोई कहता है कि टैरो रीडर
को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगर वो प्रोटेक्शन शील्ड में है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो अनप्रोटेक्टेड है, अगर उसने अपने ऊपर काम नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वो सर्वाइव कर पाएगा टैरो एज अ टैरो रीडर। खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। बिकॉज जैसे हम रेकी में कहते हैं हील मी टू हील अदर्स, है ना। पहले हम अपने आप को हील करते हैं क्योंकि एनर्जी चैनलाइज हमारे थ्रू हो रही है। अब हमारे में ही नेगेटिविटी भरी हुई है, या हमने अपने आप को ही बहुत मैनिपुलेटिव बना रखा है, या बहुत लॉजिकली चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, है ना। जो हमारे पास होगा वही देंगे। अब और कॉस्मिक एनर्जी को भी मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको हील करने में, तो आप पास ही नहीं कर सकते ना, आप अपनी एनर्जी में ही हो। तो इसीलिए एक टैरो रीडर जो होता है, रीड करने से पहले अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव एवरी डे टू डे लाइफ की मेडिटेटिव साधना से, जप से, उनका सबका अलग अलग तरीका होता है, उस तरीके से वो करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को हाई रखते हैं एनर्जी में, ताकि लोगों के लिए अच्छा रहे, सबके लिए अच्छा रहे। और मैम कभी कभी आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ रीडर्स आते होंगे, तो उस टाइम पे मतलब कभी ऐसा हुआ है क्या, कोई ऐसा मोमेंट बताइए कि आपको लगा हो कि मतलब ये क्या ही क्वेश्चन पूछा है मेरे से? नहीं, पहला तो यही होता है, पहला ये होता है कि आप जज नहीं करते किसी को। अच्छा, मैं खुदा तो हूँ नहीं, है ना। तो अभी मैं यहाँ जज करने के लिए बैठी नहीं हूँ। मैंने बोलना नहीं चाहिए, स्ट्रेट लोगों से लेके गे लोगों से लेके मैंने सबकी रीडिंग ली है विदाउट, अब रीडिंग ले पाई और वो कनेक्ट कर पाए, उसके पीछे का रीज़न ही यही था कि मैं यहाँ तैयारी नहीं थी, अरे ये क्या पूछ दिया के लिए। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ आप पूछ रहे हो, यू फर्स्ट थिंग यू आर कमिंग विथ ट्रस्ट, मैं आपका ट्रस्ट ही ब्रेक कर दूंगी कि अरे ये क्या क्वेश्चन, तो एनर्जी पास ही नहीं। देखिए ये बहुत ज़्यादा सटल वे में काम करती है। आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने बोला अरे ये कैसा क्वेश्चन है, तो ब्लॉक कर दिया ना मैंने एनर्जी को वहीं पे। अच्छा, बिकॉज यू आर जजिंग द पर्सन, यू आर जजिंग द क्वेश्चन। अब आप जो भी बता रहे हैं वो फ्लूक है, जो भी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लॉजिकल माइंड से बता रहे हैं, देखो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो नाउ यू बिकम अ प्रीचर रेदर देन अ रीडर। करेक्ट, है ना। मैं यहाँ प्रीच करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए बैठी हूँ, और आपकी एनर्जी क्या बता रही है उसके लिए बैठी हूँ। उसको तो मैं जज कर मैंने बताया ना 5 से 6 हज़ार लोगों को मैंने कभी जज किया ही नहीं, और अगर जज करेंगे तो इतने लोग आएंगे ही नहीं। राइट, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ में आप शायद मतलब समझ ना पाए, उसको अडाप्ट करना या एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जब इस लाइन में आई, या फिर मैंने जब डिसाइड किया कि मुझे टैरो रीडर बनना है, रेकी हीलर बनना है, तो उसमें हमारे गुरु ने पहली बात यही बोली, है ना, नॉन जजमेंटल। क्योंकि वी आर नोबडी टू जज एनीबडी। तभी हम एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। बिकॉज वो आप पे ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम जो वो दुनिया से नहीं बता सकता, राइट, किसी से नहीं बता सकता, उसके लिए वो वहां आ रहा है। आपके थॉट और आपके परसेप्शन को सुनने के लिए नहीं आ रहा। राइट, आज ही की बात है, आज ही मेरे एक क्लाइंट ने कुछ ऐसा पूछा, मैम कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ? मैंने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आपका क्वेश्चन वैसे बहुत वैलिड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ का, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप प्लीज़ किसी दूसरे रीडर पे चले जाइए। है ना। देखिए आप नहीं कर सकते, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, देन ओनली यू कैन बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ, योर फैमिली, योर सोसाइटी, एनीबडी। तो अगर आप वो क्वेश्चन नहीं ले सकते, आपको लगता है अरे ये क्या पूछ दिया, तो आप बोल दो कि देखो आई एम नॉट एलिजिबल इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ टू आंसर यू दिस क्वेश्चन। आप किसी और रीडर से ये बात कर लें। मैं ये ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बोलती मैं, तो मैं इस क्वेश्चन या इन क्वेश्चन सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं नहीं दे पाऊंगी, आई एम नॉट कैपेबल। है ना। उसका क्वेश्चन गलत नहीं है, वो इंसान गलत नहीं है। राइट, मतलब इतना इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि मतलब मेरी
ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि मतलब आपने कब डेक उठाया पहली बार? क्या मतलब ये आपकी क्यूरियोसिटी थी या फिर इनर कॉलिंग था? नहीं, कोई इनर कॉलिंग नहीं था, कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी एक्चुअली में। मैं एक टेंपल विजिट किया मैं नॉर्मली, जैसे मैंने बताया, मैं गायत्री उपासक हूँ और जब भी छुट्टी मिलता है तो कोई ना कोई टेंपल विजिट कर लेते हैं। तो हमने, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ओमकारा हिल है। अच्छा। उसके ऊपर एक टेंपल है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा टेंपल है। बैंगलोर में है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अच्छा। ओमकारा हिल में एक अम्मा जी बैठती हैं। अम्मा जी जो है वहीं पे मैंने पहली बार टारो डेक देखा था। अच्छा। देखा था, छुआ भी नहीं था। छुआ भी नहीं था, देखा था। तो ओमकारा हिल पे जब हम गए तो दर्शन प्रणाम कर रहे थे, वो अम्मा जी आके अपना टेबल बिछा रही थी, उस पर कपड़े लगा रही थी, उस पर ऐसे कर रही थी। और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो बहुत क्यूरियोसिटी से कभी कपड़े खींच रहे हैं, कभी तो वो एकदम झड़क के बोल देती थी कि आप चले जाइए यहाँ से, इसको नहीं छूना, ये नहीं छूना। तो वो चीज़ मुझे बहुत वो की कि ऐसा क्या कर रही हैं ये। अच्छा। कि कपड़ा, बच्चा भगवान का रूप होता है, हम कहते हैं ना, उसने भी अगर कपड़े को छू दिया तो कह रही हैं कि टच मत करो। अच्छा। है ना। तो मैंने बोला कि चलो देखते हैं कि क्या कर रही हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ना टारोट करेंगी। मैंने नाम ही पहली बार सुना था। अच्छा। तो बट ये पता था कि हाँ ये फ्यूचर बताएंगी। अच्छा। तो मैंने पर्ची कटाई, मैं उनके पास गई तो उन्होंने उनसे ऐसे ही मैंने रैंडमली, ऐसा नहीं था कि मैं रिसेप्टिव नहीं थी या श्रद्धा नहीं था, बट हाँ एक होता है ना, कुछ वैसा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो रैंडमली मैंने कोई एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि मैम अम्मा जी बताइए ये कैसे होगा। तो उन्होंने कार्ड शफल किया, उन्होंने कार्ड छूने तक नहीं दिया। उन्होंने बोला ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ, ऐसे करके बताओ। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके बता रहे थे और वो कार्ड पलटती जा रही थी और वो कार्ड में आपको कुछ नहीं दिखता। वो कार्ड बहुत पुराना था, बहुत पुराना कार्ड था। वो उन्हीं को समझ में आ सकता था और किसी को समझ नहीं आ सकता था। अब अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ। उसमें कुछ नहीं लिखा था, कोई रंग नहीं दिख रहे थे और ना ही कोई नंबर दिख रहा था, बट वो उनको समझ में आ रहा था। वो पुराना डेक था और वो कार्ड ऐसे करके पलटती हैं। कार्ड ऐसे करके पलटने के बाद आंसर दिया उन्होंने जो उनको देना था, 2 लाइन में आंसर, बहुत एक्सप्लेन भी नहीं किया, 2 लाइन में आंसर दिया। पर मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगा। फिर 1 हफ्ते बाद वो बात सच हो गई। अच्छा। जो उन्होंने बोली। तो मैंने बोला अरे ये तो उन्होंने बोला था। फिर हम दूसरी बार भी गए, फिर उनसे पूछा, फिर उनसे पूछते पूछते मेरे को वो अच्छी लगने लगी। तो मैंने उनसे बोला अम्मा जी आप सिखा देंगी? तो बोलती हैं देखिए बेटा मेरे में उतनी शक्ति नहीं है और ना ही पेशेंस है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। उन्होंने ये मुझे कॉन्सेप्ट दिया था कि 78 कार्ड हैं, कहीं से भी खरीद लो, कहीं से भी सीख लो, लेकिन आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। अच्छा। इंट्यूशन आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी होगी। अब उन्होंने फिर उस कार्ड का मुझे राज बताया कि वो कार्ड इतना पुराना है कि उसका सब कुछ मिट गया है। बट अगर वो दूसरे कार्ड से रीडिंग देती हैं तो वो कनेक्ट नहीं कर पाती हैं, वो उसी कार्ड से कनेक्ट कर पाती हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि आपका कनेक्शन कार्ड से जो होता है वो इंट्यूशन डिपेंड होता है। कार्ड के मीनिंग तो आप गूगल सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपको सब मिल जाएंगे। हाँ, सब A to Z कार्ड्स के मीनिंग, यस है, नो है, टाइम फ्रेम, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप फिर कनेक्ट कैसे करोगे? तो मतलब जैसे ये 78 कार्ड्स होते हैं जो, तो मतलब डेक जो होता है, जो जब आप लोग एज ए टैरो कार्ड रीडर जब आप एक बार डेक जो है वो बाई करती हैं तो आप फुल टाइम तो क्या आप फुल टाइम उसी डेक पे मतलब रीडिंग देती हैं या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि लोग चेंज करते रहते हैं? तो नहीं, कार्ड्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत मुश्किल है कार्ड चेंज करना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी रीडर्स के अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, बट मैंने भी 4-5 डेक्स खरीद के रखे हैं सुंदर सुंदर से। अच्छा। बट मेरी एक्यूरेट रीडिंग एक ही डेक से आती है, जो मेरी सबसे पहले कार्ड है। हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उन अम्मा जी की बात रह गई हो या जो भी है, लेकिन हम हर एक कार्ड को जब भी हम उसको लेके आते हैं उसको चैनलाइज करते हैं। अच्छा। उसको चैनलाइज, वो ऐसा नहीं कि आप मार्केट से कार्ड लेके आओगे, आपको मीनिंग पता है और आपने कार्ड शफल करना शुरू कर दिया। देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस।
आप उस प्रोसेस से उस कार्ड को Channelize करते क्लीन हैं। करते हो, चैनलाइज करते हो। उसके बाद आप पहला कार्ड निकाल के अपनी इंट्यूशन चेक करते हो। लाइक कोई भी कार्ड पे आप हाथ रख के बोलिएगा कि ये वो वाला कार्ड है। जैसे मैंने आप एक कार्ड बिछाया और मैंने बोला कि ये एम्प्रेस का कार्ड है। अगर वो एम्प्रेस का कार्ड ही है या एम्प्रेस के दाएं बाएं का भी कार्ड है, मतलब नियर बाई का भी कार्ड है, अच्छा। तो ठीक है, आपकी इंट्यूशन उससे कनेक्ट कर पा रही है। हाँ। नहीं तो आप और क्लिनजिंग प्रोसेस में जाओ। ओह, हाँ, क्योंकि देखिए एवरीथिंग, हमारे गुरुदेव ने बोला है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर चीज़ में प्राणा होता है। हर चीज़ में प्राण होता है, बस उसका रेशियो ऊपर नीचे होता है। हम में रेशियो ज़्यादा होता है तो हम चलते फिरते खाते हैं। नॉन लिविंग थिंग में रेशियो बहुत कम होता है, तो वो महसूस, उसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं क्योंकि उसमें नहीं है। बट प्राण तो हर तत्व में है, हर तत्व में। आपके कार्ड में भी प्राण है। अब उस प्राण को चैनलाइज कीजिए, क्लीन कीजिए, आप अपने एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। आपसे वो कनेक्ट होगा तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। अच्छा। वरना बहुत मुश्किल है। तो प्रज्ञा जी ये बताइए कि डेक जो होता है उसमें 78 कार्ड्स ही क्यों होते हैं? 78 कार्ड्स हमें यूरोप से मिले हैं। ये 78 कार्ड्स जो मॉडर्न हमें मिले हैं, ये टैरोट में 78 कार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि थेरेसा रीड ने 78 कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था हमारे तक। जो अब तो शुरू से आ रहा है वो 78 कार्ड्स आ रहा है। बट अगर आप हिस्ट्री ऑफ कार्ड्स में जाइएगा या हिस्ट्री ऑफ टैरोट में जाइएगा तो आपको पता चलेगा, जो गंजीफा करके एक गेम हुआ करता था जिसमें जो कार्ड्स यूज़ करते थे उसमें 120 कार्ड होते थे। और उसमें हमारे भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन होता था और बाकी अलग अलग स्टोरीज भी हुआ करती थी, जिससे कि हम उसको भी खेल के तरीके से यूज़ किया जाता था। अच्छा, फिर बाद में उसको अपनी लाइफ के इंसिडेंट से कनेक्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा, है ना। तो किसी बिजनेस पे अगर निकल रहे हैं या पहले लोग ट्रेड के लिए निकलते थे तो बहुत दूर दूर तक जाते थे। तो जब वो निकलते थे तो क्या ये ट्रेड सफल होगा या नहीं होगा, तो उसमें वो कार्ड्स खेलते थे। अच्छा। अगर वो कार्ड्स पॉजिटिव आता था तो वो तुरंत वो ट्रेड मतलब वो शुरू कर देते थे सफर अपना। नहीं तो फिर वो थोड़ा गैप लेके, थोड़ा रुक के, जब एनर्जी चेंज हो जाती थी तब वो शुरू करते थे। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग एज ए गेम हुआ, फिर लोगों ने धीरे धीरे अपनी लाइफ में उसको अडैप्ट करना शुरू कर दिया। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि वो फिर जो कार्ड्स हैं उसके कलर्स और उसके नंबर या उसमें जो डिपिक्ट हो रहा है, जैसे हम रामायण में एक हमारे को मालिका आ जाती है सामने और उस रामायण में हम उस मालिका से एक श्लोक निकालते हैं और उस श्लोक से हम ये जान पाते हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कैसे करते हैं? ये हम ऐसे करते हैं कि हम देखते हैं कि वो श्लोक राम जी के किस स्टोरी से निकाला गया या फिर राम जी के किस कथा को वर्णित किया जा रहा है। अगर वो बहुत सुखद प्रसंग का श्लोक है तो उसको हम हाँ में लेते हैं कि हाँ ये कार्य बहुत सफल होगा। नहीं तो अगर वो किसी ऐसे दुख को या शोक को दिखा रहा है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। अच्छा। इसी तरीके से उन लोगों ने भी ना, वो जब गंजीफा खेलते थे तो कौन सी स्टोरी डिपिक्ट हो रही है, अच्छा, जो स्टोरी डिपिक्ट हो रही होती थी उससे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके फिर वो उससे डिसीजन लेते थे, लाइफ का डिसीजन लेना शुरू किया। फिर उसके कलर्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ों से उन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया। जैसे कि आप अगर रामायण की ही बात करें, और हम देखते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने भी और मेरे शादी के बाद मेरे ससुर जी ने भी, दोनों ने ये मुझे बताया कि बेटा जब भी घर से बाहर निकलते हो तो एक श्लोक है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, इसको जरूर बोल के निकलना। अच्छा। तो ये क्यों बोल के निकलना, इसका क्या तात्पर्य है, हम इसको कैसे कनेक्ट करें आज की डे टू डे लाइफ से या मॉडर्न लाइफ से? तो इसका ये है कि जैसे भगवान श्री राम को और लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने सेफली और प्रोटेक्टेड तरीके से अयोध्या वापस लेके गए थे, उसी तरीके से हम जिस भी गंतव्य पे जा रहे हैं, जिस भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, वहाँ जाएं और वहाँ से सेफली वापस आए। अरे वाह,
है ना। तो आप ऐसा होता है कि हम जब श्लोक होता है या कोई स्टोरी होता है उसको हम इसलिए इससे यहाँ मैनिफेस्टेशन आ जाता है। अच्छा। आप जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, शब्द ब्रह्मनाद ब्रह्म में भी मेरे गुरुदेव ने बोला है, आपकी वाणी आपका चिंतन चरित्र और भविष्य निर्माण करती है। कैसे करती है? आप अगर बोल रहे हैं मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई बात नहीं, अभी नहीं है, हो जाएगा, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? वाइब्रेशन, इस शब्द के वाइब्रेशन पॉजिटिव है। पैसा तो है ही नहीं, आएगा ही नहीं, मैं कुछ भी कर लूँ मेहनत तो सफल होएगा नहीं, तो ये अपने आप में बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस लेके आया है, है ना। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो जाता है। तो आप जब कोई कार्ड्स निकलता है या फिर आप कोई श्लोक बोल के कहीं से निकलते हैं तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर चुके हैं। या कनेक्ट करके आप एक श्रद्धा के साथ, एक विश्वास के साथ आपने वो कार्ड शफल किया ना, या तो आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करके जो आया उस आंसर को आपने रिसेप्टिव तरीके से ले लिया। वाह, वेरी नाइस। तो मैम जैसे कि ये कार्ड जो होता है तो इसमें कलर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है और इनका क्या मतलब है? बहुत जैसे आपने अभी बहुत ही अच्छा पिंक कलर पहना है, अभी आप ब्लैक कलर का पहन लो या फिर ऐसा कुछ पहन लो जो कि काफ़ी डार्क हो, तो कोई भी देख के बोलेगा कि ये सूट नहीं कर रहा, है ना। डार्क कलर्स डार्क एनर्जी को डिपिक्ट करता है। थोड़ी सी ब्राइट कलर, थोड़ा सा अच्छा कलर, है ना। जैसे ब्लैक कलर को अक्सर हम डार्क एनर्जी से डिपिक्ट करते हैं, रेड को बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी से डिपिक्ट करते हैं। कलर अपने आप में एक पूरा का पूरा विज्ञान है ना। जब हम सूर्य चिकित्सा के बारे में कभी फ्यूचर में बात करेंगे तो उसमें कलर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि आप किसी के, मान लीजिए आप किसी के शोक सभा में जा रहे हैं तो बहुत भड़कदार पीला चमकीला कपड़ा पहन के चले जाओ तो आपको लोग किस नज़र से देखेंगे। और अगर किसी पार्टी में जा रहे हो बहुत सिंपल सादा पहन के चले जाओ तो वो भी इंसल्ट हो जाएगा उनके लिए कि अरे मेरे यहाँ इतनी बड़ी खुशी का टाइम है और ये ऐसे आ गया है। तो कलर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपका। कार्ड्स में जो कलर होते हैं वो बताते हैं कि आपकी एनर्जी की ऑरा कैसा है, या फिर ये होने वाला सिचुएशन का ऑरा कैसा है। मान लीजिए आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, मैम मैं यहाँ पे, मेरे को कॉल लेटर आ गया है, मैं यहाँ पे जॉब करने जा रहा हूँ और इसमें मेरे को सक्सेस मिलेगा या नहीं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जो जॉब मैं शुरू कर रहा हूँ या जो करियर मैं शुरू कर रहा हूँ उसमें सक्सेस मिलेगा नहीं। अब दो कार्ड आते हैं, मैं सिर्फ नाम लूँगी, एक है डेथ का कार्ड, एक है सन का कार्ड। आपको सन के कार्ड से ही मिल जाता है कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। सन क्यों सन पॉजिटिव है? ब्राइट कलर लेके आया ना, वो अंधेरा लेके नहीं आया। डेथ मॉर्निंग का है ना, आप जब शोक मनाते हो या फिर वो ब्लैक कलर लेके आता है। तो आपको पता है, मैं बोलूँगी कि अभी फॉर टाइम बिंग आप यहाँ कर लो, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल के लिए आप कहीं और सर्च करते रहना। अच्छा, है ना। तो डेथ का कार्ड आएगा तो हम इस तरीके की रीडिंग देंगे, और सन का आएगा तो हम बोलेंगे कि यू गो अहेड, आप सही रास्ते पे हैं और आप यहाँ पे बहुत ग्रो करेंगे। तो कलर जो है ये दिखाता है कि आप जो काम करने वाले हैं या जिस एनर्जी में है उसका ऑरा कैसा है या फिर उसकी एनर्जी कैसी है। और जब हम कार्ड को डिस्प्ले करते हैं तो वो उसमें भी होता है ना फ्रंट और बैक? नहीं, रिवर्स एंड अपवर्ड एंड रिवर्स होता है। अपवर्ड एंड रिवर्स, हाँ, अपवर्ड एंड रिवर्स। जैसे मैंने अभी डेथ के कार्ड का ही लिया, तो डेथ का कार्ड ही सेम क्वेश्चन में अगर रिवर्स आता है तो मैं ये बोलूँगी कि आपका जो अभी टाइम फ्रेम है वो सही चल रहा है, अभी आप कीजिए, लेकिन आगे चल के ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, बिकॉज डेथ का कार्ड रिवर्स है। ग्रोथ होगा लेकिन जितना आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना नहीं होगा। क्योंकि 100% नेगेटिव कार्ड्स आए हैं यहीं पे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्ड आता जो कि 50-60% नेगेटिव है, 40% पॉजिटिव है। अच्छा। जैसे पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है या फिर कोई भी ऐसा कार्ड जो सोर्ट्स के कार्ड्स हैं, 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो मैं बोलती कि हाँ, आपको यहाँ पे मेंटल एग्नी ज़्यादा हो सकती है बट ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि ये रिवर्स में आया ना। अच्छा। मेंटल एग्नी तो देगा, ये काम आपको थकाएगा बहुत, लेकिन आपको सक्सेस भी देगा, है ना। तो ये रीडिंग कम्प्लीटली एक कार्ड के कम से कम 10 से 15 मीनिंग होते हैं, कम से कम मिनिमम। निकालने वाले लोग तो जैसे हम लोग भी कभी कभी बैठते हैं तो
मतलब 20 से ज़्यादा ही इसके मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं एक कार्ड्स के। एक कार्ड्स के। अब आप पूछिएगा कि सेम कार्ड डेथ पे ही अगर बात करें, अगर आपने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, डेथ का कार्ड आया, तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? होगी, लेकिन अगर अपवर्ड्स कार्ड है तो 5 साल बाद होगी। अच्छा। और अगर डाउनवर्ड कार्ड है, जिसको रिवर्स कार्ड कहते हैं, तो वो 5 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। एक्चुअली 10 साल का टाइम लगता है, बट हम बोलते हैं कि 5 साल से थोड़ा कंसोल कर देते हैं। हाँ, 5 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। अभी आप अपने करियर पे फोकस करें, या फिर आपको अपने स्किल्स को इन्हांस करने का टाइम है, आप उस पर फोकस करें। क्या जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास कोई बच्चा आता है, वो कहते हैं कि मैंने तो मैम, वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है कि मैंने तो बहुत मेहनत की है मैम, मेरा कार्ड देख के बताइए आप, और आप उसका कार्ड देख के मतलब संभावना आपने पॉजिटिव कार्ड निकला कि उसका हो जाएगा, राइट, बट वो जाके फिर घर जाके वो कर ही नहीं रहा है कि हाँ मैम ने तो बोला है कि कार्ड में मेरा हो जाएगा, पॉजिटिव है, और उसके बाद वो मेहनत नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे, और जब उसका रिजल्ट आता है वो नेगेटिव आता है, तो फिर वो आके कहेगा कि नहीं मैम आपने तो गलत बताया था, आपने तो पॉजिटिव बोला था, लेकिन हमारा ये तो गलत, मेरा तो एग्जाम क्रैक ही नहीं हुआ। तो एक तो उसने कर्म नहीं किए, तो यहाँ पे तो फिर हमारी रीडिंग फेल हो गई। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया उसका। यहाँ पे ये हो गया कि उसने पूछा कि मैम बहुत मेहनत कर रहा था, कर रहा हूँ, क्या मेरा एग्जाम अच्छा आएगा? तो उस समय उसकी एनर्जी क्या थी? क्योंकि हम अभी करंट एनर्जी पे रीडिंग लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम क्रियामान कर्म पे रीडिंग लेते हैं कि वो अभी प्रेजेंट किस एनर्जी में है। तो जब मेरे पास रीडिंग लेने आया था, तब वो पढ़ रहा था, मेहनत कर रहा था, और उसके पास एक होप था कि हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव कार्ड्स आए बिकॉज उसके अभी के प्रेजेंट की एनर्जी में मेहनत था, उसका हार्ड वर्क था, तो उसने पॉजिटिव कार्ड आए। अब वो यहाँ से जाने के बाद उस एनर्जी से वो हट गया। तो जैसे वो उस एनर्जी से हटा और रिलैक्स हो गया कि भाई अब तो मैम ने बोल ही दिया है, अब आ ही जाएगा, तो फिर उसके कार्ड्स, उसके प्रेडिक्शंस भी चेंज हो गए, अलग हो गए। जब वो वापस आएगा, मैं वही पूछूंगी कि कितना रेगुलर पढ़ाई किया था मुझसे बात करने के बाद आपने। क्या आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ा, या क्या? मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक लड़की का रिश्ता था, तो मैम वो मुझे हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा? तो मैंने बोला कि हाँ, वो हाँ बोलेगा, कार्ड्स पॉजिटिव हैं तुम्हारे। फिर वो गई और उसने इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लिया कि वो बंदा तो हाँ बोल ही देगा। तो अब हाँ तो बोलेगा, लेकिन द वे तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रही हो वो भी तो बताओगी ना। तो नहीं मैम, फिर मैंने सोचा कि आपने मुझे जस्टिफिकेशन दे ही दिया, आपने मुझे गाइडेंस दे ही दिया है कि वो हाँ बोलेगा ही। तो मैं उस दिन फिर अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चली गई। मुझे लगा उसके पेरेंट्स आएंगे, वो नहीं आएगा। तो आप वहाँ पे क्या हो गए? आप वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या फिर ये कह लो कि आप वहाँ पे थोड़ा सा आपने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। आपने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आपको वहाँ रहना चाहिए था। अगर सिर्फ उसके मम्मी पापा ही आ रहे हैं, तो मम्मी पापा भी तो आपको ही देखने आ रहे हैं ना। आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको देखने आ रहे हैं। मैं फिर उनको समझाया कि आप क्या मेरे से अगर आप रीडिंग नहीं लेती तो क्या आप इतना रिलैक्स होके मूवी देखने चले जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? तो नहीं मैम, मैं तो असमंजस में होती ना कि वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, या फिर वो आएगा तो उसके पेरेंट्स क्या होंगे। जब आपने बोल दिया तो मैं रिलैक्स हो गई, मुझे लगा कि वो हाँ ही हो जाएगी। मैंने बोला यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी और एनर्जी दोनों चेंज हो गई, तो आपका रिजल्ट भी चेंज होना ही था। आप जिस एनर्जी में रहते हो उस एनर्जी को मेंटेन करोगे, तभी आपका प्रेडिक्शन उसी आएगा ना। तो यानी कर्म भी हमें करना ही है। क्रियामान कर्म तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। अच्छा। प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, कुंडली जो देखते हैं, वो प्रारब्ध कर्म के पे बेस होके आपको प्रेडिक्शंस देते हैं। ओके। कुंडली जो आपका टैरो है वो आपको क्रियामान, अभी प्रेजेंस की एनर्जी क्या है, आपको आगे क्या होगा, आपके पास्ट में आपने कौन सी गलतियां की हैं। अभी जैसे इसी बंदी ने ये गलती कर दी, अब नेक्स्ट टाइम इसके पास जो भी आएंगे उसमें ये कॉन्शियस रहेगी कि जो गलती मैंने कर दी है उसको मुझे दोहराना नहीं है। तो आप किस एनर्जी में हो? करंट एनर्जी पे हमारा टैरो हमेशा करंट एनर्जी पे लेते हैं। करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, मेरा होगा या नहीं, करूँगा या नहीं। अच्छा मैम, मैंने ये घटना कर दी,
अब इसका रिजल्ट क्या होगा, कर दी मतलब ये पास्ट हो गया ऑलरेडी, तो उस समय आपकी क्या एनर्जी थी। अच्छा, तो पास्ट को हम फ्यूचर से कनेक्ट कर दिया। ओके, समझ गए ना, कर चुके हैं वो, कर चुके हैं और फिर तो उसका जो रिजल्ट होगा उस तो निश्चित हो गया। जैसे मेरी ही एक क्लाइंट ने बोला मैम यहाँ पे इंटरव्यू दिया है मैंने, मेरा होगा क्या, वो ऑलरेडी इंटरव्यू दे के आ चुकी थी। अच्छा, तो मतलब कि उसने अच्छा पूरा जो भी इंटरव्यू दिया वो दे चुकी है, दे चुकी है। हाँ, तो जब आप कार्ड निकालोगे तो उसके सबकॉन्शियस लेवल पे भी कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि उसने अपना इंटरव्यू कैसा दिया, राइट, हाँ, अच्छा दिया बुरा दिया, जो क्वेश्चंस थे वो सेटिस्फेक्शन मिला वो है कितना उसको कितने अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाई या नहीं कर पाई, राइट, हाँ, करेक्ट। तो आप उसको कनेक्ट करोगे पास्ट को, फिर आप बताओगे कि आपका बेटा आपका इंटरव्यू ही अच्छा नहीं गया है तो आपको कैसे आ जाएगा, या आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, आप डोंट वरी, आपको इतने दिन में, फिर आ जाता है क्वेश्चन कि मैम कितने दिन में एचआर मुझे कॉल बैक करेगा। अच्छा, तो तो ये वो फॉलो अप क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये भी प्रेडिक्ट करके हाँ, बता सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं देन वी विल मूव टू कि क्या ड्यूरेशन होगा। ओह, अगर पॉजिटिव नहीं आते हैं तो फिर वो क्वेश्चन तो नल एंड वॉइड हो गया वहाँ पे। राइट। तो प्रज्ञा जी, एज ए कार्ड रीडर आपको मतलब खुद का अगर रीडिंग करना हो, खुद के लिए कार्ड निकालना हो, तो वो फिर मतलब क्या कैसा होता है, इजी होता है या फिर आप आराम से अपनी रीडिंग कर लेते हो? नहीं, एक रीडर के लिए पर्सनली स्पीकिंग बहुत टफ है, बिकॉज आपको एक एनर्जी में टैप इन करना होता है, आप अपनी एनर्जी में टैप इन कर रहे होते हो, तो आप बायस हो सकते हो। अच्छा, आप बायस हो सकते हो अपनी रीडिंग। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपना खुद का कार्ड निकालना बहुत मुश्किल है, अच्छा, बहुत ही टफ है। अगर आपको अपना निकालना है तो आप किसी और रीडर जिस पे आप थोड़ा ट्रस्ट करते हैं उस पे आप जा सकते हैं। एक बहुत ही रिनाउंड टैरो रीडर हैं, अच्छा, मैं उनका आप चाहते हो तो मैं उनका लिंक दे सकती हूँ, वो मुझसे रीडिंग लेती हैं, मुझे जब ज़रूरत पड़ता है मैं उनसे रीडिंग लेती हूँ। अच्छा, तो इसलिए बिकॉज हमें पता है कि हम बायस हो सकते हैं, लेकिन आप बायस नहीं हो गए अगर आपसे मैं पूछूं तो। अच्छा, तो ये भी है कि लेकिन कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, आप निकाल सकते हैं, अगर आप बायस नहीं हैं तो आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, ओके। अब ये तो हुई कि हम कार्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो कौन कौन से, जैसे 78 कार्ड्स हैं वैसे तो हमारे पूरे डेक में, तो इसमें से कौन से वैसे कार्ड हैं जो हमारी लाइफ के मेजर टर्निंग पॉइंट्स को दिखाते हैं या उसको डिनोट करते हैं, तो उस कार्ड्स के बारे में जरा बताइए। मैं आपको शफल करके दिखाऊंगी, या श्योर, फिर उसमें से मैं बताऊंगी। वैसे मेजर अरकाना जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स को दिखाते हैं। अच्छा, तो मेजर अरकाना कार्ड्स जितने भी होते हैं वो हमारे लाइफ में शादी कब होगी, करियर में क्या टर्निंग पॉइंट होगा, कब हम शिफ्ट होंगे, जो मेजर इंसिडेंट्स हैं उसको दिखाते हैं। अभी तक तो हमने इतनी सारी बातें की कार्ड के बारे में, अब मैं कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो मोस्टली देखिए क्या होता है, लव से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, करियर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मॉम्स की जो घरेलू महिलाओं की प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आप हमें कार्ड के जरिए बताइएगा कि कौन सा कार्ड, अगर ये कार्ड आता है तो प्रेडिक्शन में, तो वो उस कार्ड का डिटेल में बताइएगा, ठीक? तो सपोज अगर हमारे करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन सा कार्ड? देखिए, अगर करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। ओके। फिर हम ये पूछते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है आप एक लाइन में फ्रेम कीजिए। ओके। जैसे करियर एंड ग्रोथ में अगर आप बोलिएगा कि ग्रोथ नहीं आ रहा है तो ये बहुत जनरलाइज क्वेश्चन हो गया। अच्छा। तो आप जैसे क्वेश्चन बनाएंगे फिर आप कि क्या मेरे को प्रमोशन मिलेगा, या फिर क्या मैं जॉब चेंज कर पाऊंगा, अच्छा। क्या मैं इससे अच्छी कंपनी में स्विच कर पाऊंगा। तो फिर हम एक कार्ड निकालते हैं, जैसे कि अगर आपके इसी क्वेश्चन में कि क्या करियर में ग्रोथ मिलेगा, अगर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है हमें, 4 ऑफ पेंटिकल का अगर जब कार्ड आता है तो हम ये बोलते हैं कि जी आपको ग्रोथ बहुत मिलेगा, पोटेंशियल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा है, आप एक्सपेंशन के तरफ भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने जिस प्रेजेंट शहर में हैं उस शहर से बाहर जाके ज़्यादा ग्रोथ करें या ज़्यादा आपका अच्छा करियर होगा। सो इस तरीके से हम डिटेलिंग उनको बता सकते हैं, बिकॉज 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु जो होता है वो इल्यूजन के साथ एक्सपेंशन भी देता है। अच्छा। तो राहु आपको हमेशा अपनी जहाँ हो वहाँ से आपको हटा के बाहर लेके जाता है। अच्छा। है ना। फिर कार्ड में देखिएगा तो इन्होंने पेंटिकल पकड़ रखा है। तो पेंटिकल पकड़ रखा है, इट्स अर्थ एलिमेंट का साइन है,
लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ ग्रोथ, बट आपको शहर माइग्रेट करना पड़ सकता है, एक्सपेंशन और ग्रोथ चाहते हैं तो। अब उसमें भी ये है कि उनकी एनर्जी कैसे आती है, और इसके साथ फिर सी एक कार्ड से तो कुछ भी जवाब नहीं दिया जाता है, फिर आप फिर इसके साथ कौन सा कार्ड आ रहा है, अच्छा, तो 2 कार्ड्स के क्या मीनिंग हो जाएंगे, है ना, तो उसके और बेस पे हाँ, फिर उनके फॉलो अप क्वेश्चंस क्या हैं। अच्छा। तो आप उसको कंक्लूड नहीं कर सकते उस तरीके से। ओके, अच्छा, ऐसे ही अगर क्वेश्चन है कि किसी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और वो आता है आपके पास पूछने कि मैम बताइए कि मेरा मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है, कब मुझे इस हेल्थ रिलेटेड इशू से कब मैं ठीक होऊंगा, तो वैसे केस में फिर आप कैसे, कौन से कार्ड? पहले तो हम ये बोलते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जब हेल्थ का आता है तो हम रेमेडीज़ नहीं दे रहे हैं, हम आपको गाइडेंस भी नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ टाइम फ्रेम दे रहे हैं। आप डॉक्टर की सलाह से ही काम करें। डॉक्टर ने जो आपको बोला है उसको इलाज के तरीके से लें। हम आपको सिर्फ टाइम फ्रेम देंगे या फिर हम ये बताएंगे कि आपकी सफरिंग कब तक कम हो सकती है। अच्छा, है ना, हम इलाज नहीं कर रहे हैं। ये एक मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किन्हीं के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं, मैम ऐसा क्या करूं कि मेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। अरे डॉक्टर है उसके लिए, हम नहीं बता सकते कि आप ऐसा क्या करें। अच्छा, है ना, या आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं, वो ही आपका इलाज करेंगे। हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि अभी आप क्या गलत कर रहे हैं, कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, सफरिंग कब तक चलेगी। अच्छा, ये मतलब ड्यूरेशन बता देंगे, ड्यूरेशन बता देंगे। अच्छा। और आपके अगर क्वेश्चंस हैं कि जैसे मैम ये कभी बीमारी ठीक होगी भी या ये इसके साथ चलना है, हाँ, है ना, अभी एक क्वेश्चन बहुत आता है हेल्थ पर्सपेक्टिव से कि मेरे को लड़का होगा या लड़की, तो ये हम क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देते। अच्छा। कि लड़का है या लड़की, या फिर ये क्या, ये मेरी बीमारी मेरे लास्ट ब्रेथ तक रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रोहिबिटेड रखते हैं, हम उसको नहीं बताते। बट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या कि लड़का होगा कि लड़की? बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन हम नहीं करते। कोई नहीं करता, नहीं करना चाहिए और बताते। हाँ, नहीं करना चाहिए, प्लीज मत करिए। अच्छा मैम, और मतलब मोस्टली जैसे टीनेजर्स आपके पास आते होंगे जिनके मोस्टली क्वेश्चन होते होंगे, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा एक्स कब वापस आएगा, या फिर कब मुझे नया पार्टनर मिलेगा, तो फिर ऐसे केसेज को आप मोस्टली करंट एनर्जी उन्हें जाननी होती है। मेरी लड़ाई हो गई है, उसकी करंट एनर्जी क्या है। अच्छा, तो अभी हम उसमें 6 कार्ड्स के स्प्रेड हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी किसी ने बोला वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, और आपको 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है वो कंफ्यूज एनर्जी को दिखाता है या फिर नेगेटिव एनर्जी को मैक्सिमम दिखाता है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है। आपने अगर स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आएगा कि नहीं, या जिससे मेरी अभी लड़ाई हो गई है वो आएगा कि नहीं, तो मैं बोलूंगी कि उसके आने की संभावना बहुत कम है। अच्छा। अभी वो मेंटल एग्नी से गुजर रहा है, वो काफी कंफ्यूज है और इमोशनली एग्जॉस्टेड है। अच्छा, है ना, तो इस तरीके से हम एक कार्ड से जब आप स्प्रेड नहीं ले रहे हैं, स्प्रेड होता है जहां आप डिटेल ऑफ द इंसिडेंट्स में चले जाते हैं। अच्छा, कि उसकी एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है, किस वजह से प्रॉब्लम हुई, उस वजह का सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा। जब आप स्प्रेड में जाते हैं, जैसे हॉर्सशू स्प्रेड होता है, फ्लेम क्रश स्प्रेड होता है, बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं। अच्छा। तब आप डिटेल देते हैं। एक कार्ड से आप सिर्फ यस एंड नो क्वेश्चन को शॉर्ट में, वो भी डिटेल में नहीं, शॉर्ट में आप उसको बता सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए टीनेज की प्रॉब्लम। और खासकर जैसे ही हमारा चैनल मॉम्स के लिए है, मतलब वुमेन्स के लिए है, तो उनकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कि कुछ होती हैं जो बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहती हैं कुछ वुमेन्स, और वो चाहती हैं कि कब मेरी ग्रोथ होगी, कब मैं इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर निकलूंगी। तो इस टाइप की भी वुमेन्स आपके पास हाँ, बिल्कुल आती हैं। उनकी सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है, मैम मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं कुछ करना चाहती हूँ और घर में मैं डिप्रेशन में हूँ। तो पहले तो जब आप किसी ऐसे से बात कर रहे हो जिसकी कार्ड भी नेगेटिव आई है ना, हाँ, और क्योंकि उसके ऑब्वियसली कार्ड भी वही बताएगा ना कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप जॉब पे कैसे जाओगे, आपने कभी जॉब किया ही नहीं। तो ये जैसे ये कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स में वेटिंग पीरियड दिखाता है। आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिकली वेट करना है, मतलब कि आप होप ना छोड़े, आप ज़रूर अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करेंगी या आप आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा वेट पीरियड है ना, क्योंकि हम गाइड ज़्यादा करते हैं। सिर्फ ये बोल के छोड़ देना कि नहीं अभी तो चांसेस नहीं है, बाद में देखेंगे,
तो वो ऑलरेडी बहुत ही Depressed है। नेगेटिव एनर्जी में है और कि अब बाद में कब देखेंगे, कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो हम इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे आपको वेटिंग का पीरियड आया है या वेटिंग के कार्ड आए हैं, तो अभी का सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन सही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसे रहने वाला है। हाँ, फ्यूचर में ये जरूर चेंज होगा। और आप तो आपने उनको एक होप दे दिया, तो अभी है ना कि चलो ठीक है, अभी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं कुछ करूंगी, फिर वो वापस आएगी, मैं अब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, और ऐसा होता है। हाँ। है ना कि एक प्रिडिक्शन पे कोई रुकता नहीं है ना। बच्चे वो है, या फिर मैम मेरे को ये आइडिया आया है, मैं ये कर लूं क्या, तो वहां से फिर फॉलो अप क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके। तो मैम जैसे अगर कोई एक बार आपके पास आता है कार्ड रीडिंग के लिए, तो क्या फिर मतलब एक बार आया फिर खत्म हो गया, या फिर वो उनके और भी कई सारे सेशंस नहीं, मेरा होते पर्सनल हैं? एक्सपीरियंस है, कोई एक बार रीडिंग लेके तो नहीं गया है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखो, जब तक लाइफ है प्रॉब्लम्स हैं, राइट, है ना। तो मेन होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। ओके। हाँ, आप जब ट्रस्ट बिल्ड करते हो और आप जब नॉन जजमेंटल होते हो, आप सामने वाले को जज नहीं कर रहे होते हो, तो वो भी ओपनली आके आपसे सारी बातें करता है। तो एक बार में उसको एक प्रॉब्लम या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती, है ना। तो लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि मैम ने वो बोला था वो सच हो गया, है ना, या मैम ने ये गाइड किया था तो ये काम किया, मेरे को सक्सेस मिला, फिर वो आपके पास वापस आता है है ना। कनेक्शन बिल्ड करना होता है। अगर आपसे कनेक्शन बिल्ड हो गया है तो वो कहीं नहीं जा रहा, वो आएगा जरूर आएगा। तो मैम अभी तो ये सारी हमने प्रॉब्लम्स पे डिस्कस की। अच्छा, अगर किसी के लाइफ किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और उसे उससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए कौन सा कार्ड, मतलब किस कार्ड के थ्रू हम रीड करते हैं? देखिए, टर्निंग पॉइंट आपके ना मेजर अरकाना कार्ड्स दिखाते हैं। आपकी रीडिंग में अगर मेजर अरकाना कार्ड्स आ गए, जैसे आपने बोला कि मैम मेरी जॉब मैं स्विच करने का सोच रहा हूँ और नहीं हो पा रही। हाँ। इन मेजर अरकाना नेगेटिव कार्ड या मेजर अरकाना पॉजिटिव कार्ड ये बता देंगे कि अगर आप नेगेटिव कार्ड आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने अभी जॉब चेंज की या स्विच की तो आपको मेजर करियर सेटबैक लग सकता है। तो ये क्या हुआ कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उसको वो जॉब नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, दूसरी मिल जाएगी, तो ये कोई करियर पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ। लेकिन जब आपके करियर को सेटबैक लग जाए, जैसे आपको 2 साल का गैप हो जाए, या फिर आप अभी जिस पोजीशन पे हो उससे लोअर डाउन पोजीशन में जाओ, तो वो मेजर सेटबैक लग गया, है ना। वैसे ही अगर पॉजिटिव कार्ड आता है तो जैसे जस्टिस का कार्ड एक होता है, अगर ये आता है अगर सेम क्वेश्चन पे, तो हम बोलते हैं कि जो आप सोच रहे हैं अभी एट प्रेजेंट वैसा होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, है ना। जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप हाई होप रख रहे हैं और आप हाई होप के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं या शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके साथ आगे वो जो शिफ्ट करोगे उस जॉब में जाओगे तो आपको एक्सपेंशन मिलेगा, उस जॉब से आपको बेहतर जॉब मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मेजर सेट, वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया ना। जैसे आप क्या करते हो कि आपने रीडिंग ली, मैंने बोला कि हाँ आप उस जॉब को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेजर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा आपके करियर में। उसने वो जॉब ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद वहीं से उसको फॉरेन जाने का मौका मिल गया, तो एक करियर को मिला ना टर्निंग पॉइंट मिल गया उसको, एक उसको ग्रोथ मिल गया। जो ग्रोथ और पोटेंशियल को शायद वो वहां रहता तो नहीं हासिल कर पाता। तो मेजर टर्निंग पॉइंट आपके, अब मेरी शादी कब होगी, बच्चे या फिर बच्चे कब होंगे, या फिर बच्चे कब होंगे, मेरा हेल्थ जिसको बहुत क्रॉनिक डिजीज होता है, अक्यूट डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होता है, मैम ये डिजीज ठीक होगा या नहीं होगा, तो क्योंकि उसके ठीक होने, अब वायरल के ठीक होने नहीं होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ कैंसर के ठीक होने और ना होने से आपका लाइफ एंड डेथ का ट्रांजेक्शन दिखाता है, है ना। तो वो टर्निंग पॉइंट के लिए अगर मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। तो मैम अगर ऐसी कार्ड देखते टाइम अगर किसी का डेथ, कुछ ऐसे टिपिकल कार्ड्स आते हैं? देखिए, डेथ, पहली बात तो कोई डेथ के क्वेश्चंस नहीं पूछता, किसी को अपने डेथ के बारे में नहीं जानना है, है ना। लेकिन हाँ इक्के दुक्के लोग ऐसे मिल जाते हैं, मैम अच्छा आपके कार्ड से ये पता चल सकता है कि मेरी डेथ कब हो गया है, तो हम सीधा बोलते हैं कि हमें प्रोहिबिटेड है, हम नहीं बताते कि डेथ प्रेडिक्शन नहीं होती है, नहीं करते हम लोग। क्योंकि कुछ चीज़ें हम सिंपल मना कर देते हैं कि हम नहीं करते, बट ये हो सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए अगेन
आपकी एनर्जी में टैप इन करना होगा। क्या आपकी एनर्जी प्रिपेयर्ड है? करंट एनर्जी पे बात हो रही है। क्या आपकी अभी की एनर्जी प्रिपेयर्ड है अपने डेथ के बारे में जानने या एक्सेप्ट करने के लिए? अच्छा, ये चीज़ है। अभी मैं बोल दूं 2 घंटे बाद कुछ हो जाना है, मान लीजिए, और आप रेडी नहीं हो उसके लिए, तो आपकी एनर्जी तो शिफ्ट की ना। अच्छा। और ये वैसे भी इतने मेजर चीज़ें हम तब तक नहीं प्रिडिक्ट करते जब तक बहुत ही ज़्यादा कंपल्सन, जैसे कोई ऐसी डिजीज़ है जिससे निकलने का और कोई चारा ही नहीं है, या फिर, है ना, डेथ का प्रिडिक्शन तो हम लोग इग्नोर ही करते हैं। डेथ का प्रिडिक्शन और चाइल्ड बर्थ, मेल है या फीमेल है, ये प्रिडिक्शन, ये 2 प्रिडिक्शन हम नहीं देते। बहुत ही अच्छा लगा प्रज्ञा जी आपसे बात करके। एक क्वेश्चन कि अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा हो तो वो कार्ड के थ्रू प्रिडिक्शन लेके पहला स्टेप क्या ले? गाइडेंस ले। प्रिडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस पे फोकस करें कि आपको रीडर क्या बताना चाह रहा है। आपको वो आपकी करंट एनर्जी में जाके ये बता देगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इस प्रॉब्लम से निकल कैसे सकते हैं, अगर निकलेंगे तो उसका आउटकम्स क्या होगा, वो बता ज़रूर देगा और फॉलो ज़रूर करें, है ना। क्योंकि आप क्रियामान कर्म जो होता है ना, उसको ईश्वर भी नकारता नहीं है। उसको हम कहते हैं कि प्रारब्ध चाहे जो भी हो, आपने अभी कैसा कर्म किया है वो मैटर करता है कि आपका भविष्य का निर्माण कैसा होगा। तो पहली बात कि गाइडेंस पे फोकस करें। अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, अब मैं स्टक वाली एनर्जी में हूँ, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, या ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये कब बाहर निकलूँगा। अच्छा, कब बाहर निकलूँगा ये आपको स्ट्रेट बता देगा। मैं बता दूँगी 5 साल बाद आप बाहर निकलोगे। 5 साल तक आप सफ़र कर रहे हो ना, कैसे बाहर निकलूँगा, क्या करूँ है। तो आप जब क्रियामाण पे फोकस करते हैं, जब आप ये फोकस करते हैं कि हाँ आई विल टेक सम स्टेप टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, तो आप ज़्यादा जल्दी अपनी प्रिडिक्शन को चेंज कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्शन को हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोलूँ कि अभी तो आपके पास आपके कार्ड स्प्रेड्स निकालती हूँ और मैं बोलूँ कि अभी सफरिंग है। एक क्लाइंट थी मेरी जिसका अपनी कंपनी है और उसकी कंपनी कुछ अच्छा खासा काम नहीं कर रही थी। अच्छा, तो मैंने बोला कि अभी ये सिचुएशन है, आज से 3 से 4 साल बाद यही कंपनी आपको प्रॉफिट के साथ रिलैक्सेशन या रिटायरमेंट भी देगी। लेकिन वो सफरिंग कम नहीं करेगी ना। हाँ। फिर मैं बोली मैम ये 3 से 4 साल मैं क्या करूँ, किस चीज़ पे फोकस करूँ। तो उसके गाइडेंस कार्ड निकले कि आप ये 3 से 4 साल, क्योंकि वो बेचने का सोच रही थी उस कंपनी को। तो वो कंपनी आप बेचे ना, 4 साल आप इस तरीके से प्रोसेस में काम करें और इस चीज़ों स्किल्स को डेवलप करें या इस चीज़ों को अपने कंपनी में ऐड करें, ताकि आप 4 साल बाद आपका कंपनी तो आपको गाइडेंस मिल गया ना, आप स्टक एनर्जी से निकल के इम्प्रूविंग एनर्जी में चले गए, आप ग्रोथ में चले गए। अच्छा, तो हमें ये गाइडेंस में एकदम मिलता है, एकदम कि हमें क्या क्या चीजों को इम्प्रोवाइज करना है, करेक्ट, किन किन चीजों पे फोकस करना है और किन चीजों को हम हमें हटाना है। वेरी नाइस मैम। तो प्रज्ञा जी, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर कुछ जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो अपना खुद का टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या उन्हें बताना चाहेंगी कि वो कैसे स्टार्ट कर सके? पहले एक गुरु होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी भी कहानी बताई, तो एक इंस्पायरिंग गुरु होना चाहिए जिसपे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके। गुरु वही होता है जहाँ आप सरेंडर के भाव से जाते हैं, जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होता। गुरु ने बोल दिया बायस नहीं रहना है तो नहीं रहना है। आप ये नहीं बोलोगे कैसे बायस नहीं रहना है, वो तो ऐसा काम कर रहा है ना, ये कैसे बायस नहीं रहना है, उसने तो ये करके आया है। तो आपने गुरु को ही क्वेश्चन कर दिया, सरेंडर नहीं है। योग में बोलते हैं अथः योगा अनुशासनम, मतलब योग तब शुरू होता है जब आप सरेंडर करते हो और गुरु आपको एक्सेप्ट करता है ना। उससे पहले आप योग नहीं सीख सकते, कोई भी विद्या नहीं सीख सकते। एक पहले गुरु होना चाहिए। टैरो रीडिंग में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। वो जो प्रैक्टिस आपको आपके इंट्यूशन को इन्हांस करने के लिए, कार्ड्स को क्लीन करने के लिए बताए, कार्ड्स से कनेक्शन के लिए बताए, उसको ज़रूर फॉलो करें। डेली रिचुअल्स भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि जब क्लाइंट आया तो ही कार्ड उठा रहे हैं क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, है ना। क्लाइंट नहीं आया तो कार्ड से कोई लेना देना नहीं है।
ऐसा नहीं होता। कार्ड से हमेशा कनेक्शन बनाए रखें। इंट्यूशन का खेल है, इंट्यूशन है, तो आप अगर एवरी डे टू डे उसके साथ आपने क्लींजिंग प्रोसेस किया है, उसके साथ मैनिफेस्टेशन किया है, मेडिटेशन किया है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड किया है, तो वो कार्ड चार्ज रहता है ना। तो हमें इसे चार्ज भी करना पड़ता है क्लीन के साथ। तो उसको तो जो आपको गुरु बताए टैरो रीडर बनने के लिए, वो आप फॉलो करें आंख बंद करके, सरेंडर के भाव से। बहुत ही अच्छे से बताया प्रज्ञा जी, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज हमें मिली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना टैरो कार्ड रीड करवाना है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर और मैम के सेंटर का एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो भी आप मैम से कॉन्टेक्ट करिए, क्योंकि मैम टैरो कार्ड की ट्रेनिंग भी देती हैं और ये अपने सेंटर पे सिखाती भी हैं कि कैसे टैरो कार्ड रीड करते हैं। तो आप मैम से कांटेक्ट करिए और मैम को जो इतनी नॉलेज है उसका बेनिफिट्स आप लीजिए। मैम रेकी हीलर भी हैं, रेकी मास्टर भी हैं। आप चाहें तो रेकी भी मैम से सीख सकते हैं अगर आप रेकी में करियर बनाना चाहते हो अपना। और योगा थेरेपिस्ट भी, अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो आप उसके लिए भी मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। मैम योगा थेरेपी भी देती हैं और मैम के पास मैम से आपको जितनी अधिक से अधिक नॉलेज आप लेना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अगला पॉडकास्ट मैम के साथ रेकी हीलिंग पे हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, तो हम रेकी हीलिंग पे भी मैम से चर्चा करेंगे और पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। तो मैम, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से मॉम्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो पॉजिटिव रहिए। आप मॉम हैं तो आप ऑलरेडी एक इंस्पायरिंग एनर्जी में हैं, जहां आपका चाइल्ड, आपका बच्चा आपको एज अ रोल मॉडल की तरह देखता है। तो आप अपने आप को कभी भी वीक या किसी भी सिचुएशन में हारा हुआ नहीं समझे। हाँ, वेट कर सकती हैं, पेशेंस प्रैक्टिस ज़रूर करना पड़ेगा। अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें। दिन में बहुत बिज़ी रहता है, सब बिज़ी रहते हैं, लेकिन 15 मिनट्स हम निकाल सकते हैं। जितना हम सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे टाइम देते हैं उससे थोड़ा सा 15 मिनट्स स्किप करके आप अपने ऊपर दीजिए, अपने हेल्थ पे दीजिए, वॉक पे जाइए और अपने आप को बोलिए कि अभी मैं अगर घर पे हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो बाद में मैं कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर करूँगी। बहुत ही अच्छा मैम, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हमारे मॉम्स के लिए। अब हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा टाइम और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाई है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई वुड लव टू कम अगेन एंड शेयर माई नॉलेज ऑन रेकी विथ यू। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली श्योर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।